तिवारी जी के पास आता हूँ। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, एक सवाल है मान्यता का। तो क्या आपको लगता है कि मान्यता कभी भारत जो है जो चीन तिब्बत को देने वाला है, या भारत की सरकार देने वाली है? आपको मालूम है फिलिस्तीन के अंदर तो जो है 165 देशों ने मान्यता दे दी, लेकिन उस मान्यता को देने के बावजूद भी उसे इजराइल रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं है, जहां पर कि यूनाइटेड नेशंस के या पूरी दुनिया के टू नेशन सॉल्यूशन के बहुत सारे प्रस्ताव भी हैं, और वो प्रैक्टिकल भी वही है, लेकिन फिर भी होने वाला नहीं है। तो एक तो ये है कि आप कितने आपको लगता है ये संभावना कि ये जो प्रयास चल रहा है इससे कुछ नतीजा निकलेगा। दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो पर्यावरण का सवाल है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत की दृष्टि से। विशेष तौर पे जो नदियों का जो पूरा फ्लो है उसको ही रोकने का काम जो है चीन के द्वारा किया जा रहा है। फिर एक सवाल जो कि एक तरीके से इंटरनल मैटर मान करके तिब्बती उस पर नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए तो वो सबसे बड़ा इशू है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर आपने कब्जा किया हुआ है, आप उसे अपना हिस्सा बताते हैं। आप जैसे मोदी जी को शौक है शहरों के नाम बदलने का, तो चीन ने वहां के सब जो है के नाम बदलने का काम किया है। तो इन सब बातों को आप किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, इसमें कई सैद्धांतिक चीजें आती हैं, निकल करके आ जाती हैं। हमारी आवाज आ रही है? आ रही बढ़िया। जी, इसमें कई सैद्धांतिक चीजें निकल के आ जाती हैं। ये पहली बात तो है कि चीन अपने आप को कम्युनिस्ट देश कहता है, जबकि कम्युनिस्ट सिद्धांत में, मार्क्सवादी सिद्धांत में है कि वो किसी के ऊपर अतिक्रमण नहीं करता है, लेकिन उसने अतिक्रमण किया है। तो मौलिक सिद्धांतों के ही विपरीत है वो। तो वो जो कहता है, जो सैद्धांतिकी है, उसके अलग हट करके अब तो इतना है कि वो आक्रांता देश है और जहां तहां तमाम देशों के ऊपर वो कब्जा कर रहा है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि वो कम्युनिस्ट देश नहीं है। अब संकट जो भारत, तिब्बत और चीन के बीच का है, ये राजनीतिक सिद्धांत है कि दो बड़े देशों की सीमाएं आपस में नहीं मिलनी चाहिए, बीच में बफर स्टेट जरूरी होता है। बफर स्टेट का काम कर रहा था, बेहतरीन बफर स्टेट का काम कर रहा था तिब्बत। तिब्बत से हमारी सांस्कृतिक एकता थी, हमारी भावनात्मक एकता थी, हमारी आध्यात्मिक एकता थी। माने तिब्बत और नेपाल ये दोनों एक तरीके से भारत के ही अंग हैं, हमारी जैसी अपना सभ्यता शक्ति सबकी। लेकिन वहीं सबसे बड़ी भूल हुई, या कहिए, अब जो भी कहिए, कि तिब्बत के ऊपर जब अतिक्रमण कर लिया चीन ने, तो दुनिया के लोग नहीं बोले, और भारत भी जिस तरीके से बोला जाना चाहिए था उस तरीके से नहीं बोला। इसकी मजबूरी थी, क्या थी, वो तो अलग की बात है। जैसे भारत उस समय भारत जो कितना बोलने की स्थिति में था, तो भारत ने तिब्बत को उस सबके बावजूद तिब्बत को अपने यहाँ शरण देकर के, मान्यता देकर के तो उनकी ये सरकार भारत चला रहा है। तो अब तो भारत चीन से सीधे सीधे मोर्चा ले दिया है, दुश्मनी मोड़ ले दिया है। भारत और चीन के संबंधों में अगर कोई खटास है, अगर कोई टकराव है, तो उसका सबसे बड़ा कारण शायद तिब्बत भी है कि वो उसने जिसको अपने यहाँ से भगा दिया है, और उसके यहाँ से भगोड़ा नेता यहाँ आकर के अपनी पूरी सरकार चला रहा है। तो ऐसी हालत में बहुत सारी चीज, और अब तो चूंकि इतना दिन हो गया है, इतने दिनों के बीच में, तो जो भी देश जहां कब्जा करेगा तो अपने हिसाब से उसने तो ये भौगोलिक और पर्यावरणीय और सामाजिक और राजनीतिक बहुत सारे चेंजेस इस बीच हो गए हैं। अब वहां तिब्बत की हम फिर से कल्पना, तिब्बत के स्वायत्तता की वो कल्पना, तिब्बत के ये स्वतंत्रता की अब तो केवल कल्पना मात्र ही हमको दिखाई पड़ रही है। और जिस तरीके से शक्ति संतुलन बिगड़ वो बदल रहा है अपना दुनिया के पैमाने पर, तो आज की तारीख में तो अमेरिका और चीन लगभग समानांतर रूप से खड़े हैं। तो चीन के खिलाफ अगर अमेरिका के इतने आतताई रुख के बावजूद भी दुनिया उसको कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो चीन से तिब्बत उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका दुनिया की राजनीति पर तो कोई बहुत असर पड़ता नहीं है। और अगर दुनिया की राजनीति पर और देशों पर उसका कोई बहुत असर नहीं पड़ रहा है, तो चीन से कोई पंगा लेना नहीं चाहेगा।
और हम तो ये कहेंगे कि आज की तारीख में जो हमारी सरकार है अपना, ये इसके पहले की सरकार है, कांग्रेस सरकार है, और पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी, उसके बाद भी उस समय की स्थितियां और आज की स्थितियां एकदम बदल गई हैं। आज की तो हमारी सरकार बिल्कुल सरेंडर की स्थिति में है चीन के सामने। अब वो जब आज की सरकार अपने ही वो भूभाग को अपना छोड़ने के लिए तैयार है, तो दूसरे देश पर वो अतिक्रमण किया है, उसके साथ क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उस पर कुछ बोलेगी? हमको तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो फिलहाल जो मौजूदा स्थिति दिखाई पड़ रही है उसमें तिब्बत को अपने ही बल पे, अपने ही भरोसे, अपने ही संसाधनों से उसको लड़ना पड़ेगा, उसको संघर्ष करना पड़ेगा। अब ऐसी हालत में एक दूसरे देश में इतने लंबे निर्वासन के बाद भी ये अपने अस्तित्व बनाए हुए है और अपने सारे डेमोक्रेटिक नॉर्म, ये जनतांत्रिक प्रक्रिया अपनी बनाए हुए है। यही अपने आप में वो बहुत बड़ी चीज है कि अपनी शिक्षा दीक्षा, अपनी संस्कृति, अपनी आस्था, अपना सब कुछ बनाए हुए। और अभी तो फिलहाल जो वहां का टकराव होगा ये दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने के लिए, वही देखिए ये दलाई लामा उनके सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्हीं के नहीं है, दुनिया के इस समय मौजूदा जीवंत सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु के रूप में वो होते हैं। हमारा शंकराचार्य लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शंकराचार्य पर भी अगर तुलना किया जाएगा तो दलाई लामा उन सबके ऊपर चले जाते हैं। और सबसे बड़ा कि वो शांत के प्रतीक हैं, दुनिया में शांत के प्रतीक हैं। बुद्ध दुनिया में ये शांत के प्रतीक बुद्ध को माना जाता है, और ये तो बुद्ध के अवतार हैं। तो ऐसी हालत में इतने सम्मानित लोग के बावजूद हम खाली सम्मान व्यक्त करने से तो चलेगा नहीं, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से और सत्ता के रूप में अगर हम देखें तो ये तिब्बत अपने आप को कब तक बचा पाएगा, और ये तो निर्भर करता है, खास करके भारत के ऊपर निर्भर करता है। और भारत में भी जिस तरीके के राजनीतिक हालात बदल रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, उसमें भारत भी कितनी देर तक वो चीन से पंगा लेकर के चीन से वो विरोध झेलते हुए इनका बचाव कर पाएगा, हमको तो उसमें बहुत ज्यादा संशय नजर आता है। लेकिन फिर भी फिलहाल दलाई लामा भारत में है, यह भारत के लिए भी एक गौरव की बात है क्योंकि ऐसा आध्यात्मिक पुरुष हमारे पास है। लेकिन ये सारे ये जितने ग्रुप हैं उनको इकट्ठा होकर के हम चाहे जितनी हम उनके उसकी बात कर लें, लेकिन सच तो आज सच तो यही है कि उनके अस्तित्व पर संकट जितना पहले था उससे ज्यादा आज की तारीख में आ गया है। और खास करके भारत की ये जो परिवर्तित होती हुई राजनीतिक स्थिति है और दुनिया का स्ट्रक्चर जिस तरीके से बदल रहा है, उसमें एक शांति की बात करने वाला शांति दूत किस तरीके से अपने अस्तित्व को बचा पाएगा और दुनिया में अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा पाएगा। आज की तारीख में तो हम देख रहे हैं तीसरे विश्व युद्ध की बात हो रही थी और अभी ये तीसरा विश्व युद्ध होने की स्थिति तो नहीं आ रही है, लेकिन ईरान में, इराक में, इजराइल में जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, और उसमें भी चीन तो बड़े ही कूटनीतिक तरीके से वो भी अपने अस्तित्व को बचाए रखता है, अपना बचाता है, वो भी कूदता नहीं है। लेकिन उसकी यह जो है कि उसका हित जहां जहां टकराता है वो ये और देशों के भूभाग पर कब्जा करना, और जिसमें वह कब्जा कर लिया है उसको छोड़ने के बारे में वह सोच भी सकता है। अभी तो हमको कल्पना ही अपना दिखाई पड़ती है, लेकिन फिर भी हम सारे लोग और भारत का जनमानस, भारत का मन दलाई लामा के प्रति और उसको तिब्बत के प्रति बहुत ही आदर भाव रखता है। और हमारी तो ये शुभकामना होगी कि ये लोग अपने देश में, अपनी भूमि में, अपनी जगह में अपने जाकर के शांतिपूर्वक एक जनतांत्रिक मॉडल की स्थापना करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर जयंत तोमर जी। हम लोग जो है फिर इस चर्चा को आगे लगातार बढ़ाते रहेंगे, और हर भारतीय को ये चाहिए कि वो तिब्बत के आंदोलन का समर्थन करे,
क्योंकि ये केवल तिब्बतियों की आजादी का सवाल या स्वायत्तता का सवाल या केवल उनकी संस्कृति और पर्यावरण का सवाल नहीं है। ये भारत के साथ भी, भारत के अस्तित्व के साथ, भारत की सुरक्षा के साथ, भारत की एकता अखंडता के साथ और भारत के अंदर ऐसे महान व्यक्ति का, अगर सदी के महान व्यक्तियों में अगर कोई तुलना देखा जाता है तो या तो गांधी जी को देखा जाता है या उसके बाद में दलाई लामा को पूरी दुनिया मानती है, वो हमारे देश में है। और हम ये जरूर कहेंगे कि अक्रॉस द पार्टी लाइंस जो है उनका सम्मान है, अक्रॉस द रिलीजन्स उनका सम्मान है और ये एक समन्वय का प्रतीक बन करके जो है दलाई लामा जी हमारे देश में है। तो हम इस चर्चा को आगे अपनी जारी रखेंगे। समय देने के लिए प्रोफेसर जयंत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ज्योत्सना जी का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर तिवारी जी का बहुत शुक्रिया। आपकी मीटिंग्स में जो कुछ भी तय होगा उसको लेकर के हम फिर एक कार्यक्रम करेंगे ताकि जो निर्णय आप सब जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं तिब्बत के आंदोलन के, उनका जो भी निर्णय होता है हम बहुजन संवाद के माध्यम से अधिक दर्शकों तक, भारतीयों तक, दुनिया के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत